आप सभी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इन विच सिटी फर्स्ट मीटिंग ऑफ नैम, जिसे हम नॉन अलाइंड मूवमेंट कहते हैं, वॉज हेल्ड एंड इन विच ईयर। दो चीजें आपसे पूछी गई हैं। आपको ये बताना है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट की पहली समिट जो है वो कौन से ईयर में हुई थी और ये कौन से सिटी में आपको शेड्यूल्ड देखने को मिलेगी। तो जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है, आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे और आज मैं आप सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि नॉन अलाइनमेंट या नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है वो यहाँ पर क्या होता है। आप सभी को पता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पर 1945 में खत्म हुआ तो दुनिया जो है वो दो ग्रुप्स में यहाँ पर डिवाइड हो गई। दो सुपर पावर्स ने अपना ग्रुप बना लिया। एक तरफ यूएसए था और एक तरफ यूएसएसआर आपको देखने को मिलेगा। अब ये दोनों ग्रुप के जो लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे वो ये चाहते थे कि दुनिया भर की जितनी भी अलग अलग तरीके की कंट्रीज है, सब लोग क्या करें, हमारे अलायंस को जो है वो यहाँ पर ज्वाइन करें। यूएस वाले चाह रहे थे कि यूएस के अलायंस को ज्वाइन करें और यूएसएसआर वाले चाह रहे थे यूएसएसआर। अब कई सारी कंट्रीज अगर आप देखोगे तो उन्होंने अलग अलग तरीके के ग्रुप्स को ज्वाइन भी किया। लेकिन कुछ कंट्रीज आपको ऐसी देखने को मिलेगी जिनको अभी लेटेस्ट में ही इंडिपेंडेंस यहाँ पर मिली थी। वो ये नहीं चाहते थे कि हम अपनी सोवरेन पावर को किसी पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर जो है वो यहाँ पर छोड़ देंगे। भैया, अभी तक हमारे ऊपर कॉलोनियल पावर ने रूल किया था, अब हम इस पर्टिकुलर अलायंस को जो है वो यहाँ पर ज्वाइन कर लें, तो अब अलायंस वाले जो लीडर्स हैं जो वो कहेंगे वो हम यहाँ पर करें। तो वो ना तो यूएसए की तरफ जाना चाहते थे ना तो यूएसएसआर की तरफ जाना चाहते थे। मतलब वो नॉन अलाइंड रहना चाहते थे, किसी भी पर्टिकुलर सुपर पावर की तरफ अलाइंड यहाँ पर नहीं होना चाहते थे। तो ऐसे कई सारे लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे और उनका अलग अलग तरीके का कंट्रीब्यूशन है और उन्होंने ही एक पर्टिकुलर मूवमेंट बनाया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट में जो भी कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी ना तो वो यूएस की तरफ अलाइंड रहेंगी ना तो वो यूएसएसआर की तरफ अलाइंड रहेंगी, लेकिन हो सकता है कि दोनों के साथ उनके रिलेशंस जो हैं वो अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर रन करें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये यूएसए और ये यूएसएसआर। यूएसए में अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशन है, नाटो, सीएटो, सेंटो। हमने इससे पहले भी इन चीजों के बारे में डिस्कशन किया है, इंपॉर्टेंट मिलिट्री अलायंसेस। यूएसएसआर के बारे में भी हमने देखा, टोटल 15 कंट्रीज, इनका वॉर्सो पैक्ट, इस तरीके से ये अलायंस था। बहुत सारी कंट्री जैसे नॉर्थ कोरिया जो है वो यूएसएसआर के साथ था। साउथ कोरिया अगर आप देखोगे तो वो यूएसए के साथ था। पाकिस्तान जो है वो यूएसए के साथ था। तो इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके के अलायंस में अलग अलग तरीके के लोग जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि जो एशिया में और अफ्रीका में जो भी अलग अलग तरीके की कंट्रीज है ना, अभी जिनको इंडिपेंडेंस यहाँ पर मिली थी, उन लोगों ने यहाँ पर ये सोचा कि भाई हम यूएसए और यूएसएसआर के किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करेंगे, अदरवाइज हमारी सोवरेन जो पावर है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती हुई दिखाई देगी। तो एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस के बारे में बात होती है कि अफ्रीका अफ्रीका और एशिया में जो भी नई न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं उनको हम ये बोलेंगे कि भैया हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करते हैं, अदरवाइज फिर वही दुनिया में जो है वो लड़ाई दंगे यहाँ पर होते रहेंगे। और फिर अलग अलग तरीके की मीटिंग्स वगैरह हुई 1947 48 इस तरीके से, और इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो एक कॉन्फ्रेंस होती है। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में एक शहर आपको देखने को मिलेगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं बैंडिंग। अब क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस यहीं पर हुई थी, इसलिए इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस का नाम हो गया बैंडिंग कॉन्फ्रेंस। आपसे एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैंडिंग कॉन्फ्रेंस जो है वो कौन सी कंट्री में हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी। तो ये 1955 में हुई थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसका जो अल्टीमेट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है। मतलब नॉन अलाइनमेंट के बारे में तो पहले भी बात हो रही थी, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर आप देखोगे तो ये बात डिसाइड हो गई कि भाई हम लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पर बनाएंगे। अब नॉन अलाइनमेंट में अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पीरियड पर बहुत सारी कंट्रीज हैं, लेकिन इनमें 5 इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जिन्हें फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नैम जो है वो यहाँ पर कहा जाता है। तो इन सबके नाम आपको पता होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये कौन सी कंट्री से हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम सब लोगों को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत। ठीक है, सिंपल है। दूसरी बात, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक लीडर देखने को मिलेंगे जिनका नाम है नकुरुमा, जो कहां से थे, घाना से थे। ठीक है, तो नकुरुमा बैंडिंग कॉन्फ्रेंस में एक लीडर हैं जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जो घाना से हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो गमेर अब्देल नसेर,
ठीक है, ये हो गए गमीर अब्दुल नसीर, ये इजिप्ट के एक लीडर आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद ये सुकारनो आपको देखने को मिलते हैं, जो कहां से हैं, ये इंडोनेशिया से हैं। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो जोसेफ ब्रॉस टीटो, जो कि युगोस्लाविया के एक लीडर हैं। युगोस्लाविया आज के टाइम पीरियड पर कोई कंट्री नहीं है ना, क्योंकि उससे बहुत सारी कंट्रीज टूटकर नई कंट्रीज के रूप में यहाँ पर इमर्ज हो गई। अदरवाइज पहले जो है वो एक ग्रुप था जिसे हम युगोस्लाविया यहाँ पर कहते थे। बैंडिंग कॉन्फ्रेंस 1955 में हुई थी। कहां पर हुई थी? इंडोनेशिया में। पंडित जवाहरलाल नेहरू, नकुरमा घाना, गमेर अब्दुल नसीर इजिप्ट, सुकारनो इंडोनेशिया, जोसेफ ब्रॉस टीटो युगोस्लाविया। तो ये उनके लीडर्स हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है, फाउंडेशन वगैरह जो भी चीजें हैं वो सब चीजें हो गई हैं। अब नैम की जो पहली समिट आपको देखने को मिलेगी वो कहां पर हुई थी, वो कब हुई थी? वो सितंबर 1961 में हुई। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसके एक पार्ट का आंसर ये हो गया कि सितंबर 1961 में नैम की पहली समिट यहां पर हुई। और ये कहां पर हुई थी? ये आज के टाइम पीरियड पर सर्बिया की कैपिटल जो देखने को मिलेगी, जिसे हम लोग बोलते हैं बेलग्रेड, यहां पर हुई थी। पहले ये युगोस्लाविया में ही था, लेकिन आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, जहां से नोवाक जोकोविक, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेनिस प्लेयर है, जो बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो पहली समिट कहां पर हुई थी? बेलग्रेड में, सितंबर 1961 में। बहुत सारी कंट्रीज ने इसमें ज्वाइन किया। पहले अगर आप देखोगे ना तो ये सारी कंट्रीज, मॉन्टेनिग्रो हो गया, बोस्निया हो गया, ये क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ये सब जो कंट्रीज है ये साथ में मिलकर क्या कहलाती थी? युगोस्लाविया कहलाती थी। और इसी युगोस्लाविया के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनका नाम क्या था? जोसेफ ब्रॉस टीटो, जिनकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करी है। ये नैम का लोगो आपको देखने को मिलेगा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब इसमें ना कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो करंट अफेयर से रिलेटेड है वो भी हम देख लेते हैं। आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो 120 मेंबर स्टेट्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, मतलब 120 मेंबर स्टेट्स हैं। और इसमें 20 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मतलब जब भी नैम वगैरह की मीटिंग यहाँ पर होगी तो आपको ये ध्यान रखना है कि 120 मेंबर स्टेट, 20 ऑब्जर्वर स्टेट और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यहाँ पर क्या करेंगे, इस समिट को यहाँ पर अटेंड करेंगे। पहली समिट मैंने आपको बता दी नैम की, सितंबर 1961 बेलग्रेड में हुई थी। 18th समिट अगर आप देखोगे तो वो 2019 में हुआ। कहां पर? अजरबैजान की कैपिटल बाकू में। ठीक है, तो अजरबैजान की कैपिटल क्या है? बाकू। वहां पर इनकी 18th समिट हुई थी। 19th समिट अगर हम देखेंगे नैम का तो ये 2024 में हुआ है। युगांडा एक अफ्रीकन कंट्री जिसकी कैपिटल क्या है? कंपाला। तो कंपाला में 19th समिट जो है वो आपको देखने को मिली है। अब कई सारे लोग ये बोलते हैं कि आपने यूएसए यूएसएसआर के किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है। तो ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि आप अलग अलग तरीके के मैटर पे जो है वो न्यूट्रल यहाँ पर रह सकते हो। ठीक है, न्यूट्रल रहने की बात हो सकती है। या फिर आप ये मान सकते हैं कि आपने अपने आप को आइसोलेट यहाँ पर कर लिया है। ये दोनों चीजें हो सकती हैं। मतलब कई लोग ये मानते हैं कि नॉन अलाइनमेंट का मतलब है कि हम न्यूट्रल यहाँ पर रहेंगे, और कई लोग ये मानते हैं कि भाई इसमें आप आइसोलेशनिज्म के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि नॉन अलाइनमेंट का मतलब न्यूट्रल रहना भी नहीं है और आइसोलेट रहना भी नहीं है। ये क्लियरली जो है वो यहाँ पर क्या है कि इनके ऑब्जेक्टिव्स में, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि न्यूट्रल रहने की बात भी नहीं हो रही है और साथ ही साथ आइसोलेट भी नहीं हो रहा है। मतलब ये बोलते हैं कि यूएस जैसे पहले यहाँ पर अपने आप को आइसोलेट करके रखता था, वैसे आइसोलेशनिज्म के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर वर्ल्ड अफेयर्स में जो है वो इन्वॉल्व रहेंगे, ताकि यहाँ पर क्या हो कि जो भी अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, वॉर वगैरह होते हैं, उनको मिटिगेट यहाँ पर किया जा सके। और जो भी इंपॉर्टेंट, आप ये मान लीजिए कि न्यूट्रल स्टैंड यहाँ पर होंगे वो भी नहीं होंगे। कहीं पर अगर हमें वोटिंग करनी है और हमें लगता है कि नहीं इसमें हमारा स्टैंड जरूरी है तो हम करेंगे। अच्छा, यूएस वगैरह जो है वो इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई आपका नॉन अलाइनमेंट जो है वो यहाँ पर क्या है कि अनप्रिंसिपल्ड है। बोले क्यों है? बोले 1971 में आपने यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी जो है वो यहाँ पर साइन करी, तो इंडिया बोलते हैं कि वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए जरूरी था। आप चाइना के साथ, पाकिस्तान मिलके साथ हमारे साथ 1971 के वॉर में अटैक करने आ रहे थे। अगर हम उस टाइम पीरियड पर इंदिरा गांधी जी जो है वो लियोनिड ब्रेजनेव के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी 20 साल के लिए साइन नहीं करती तो हमारी प्रोटेक्शन कैसे होती? अच्छा, वो ये भी कहते हैं, इंडिया ये भी कहता है कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने यूएसएसआर के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी जो है वो यहाँ पर कर ली है तो हम यूएस के साथ जो है वो कोई भी ट्रीटी इस तरीके का नहीं करेंगे या कोई भी रिलेशन यहाँ पर नहीं बनाएंगे।
वो इस बात के बारे में भी जो है वो कोई मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बोला जाता है कि अनप्रिंसिपल्ड है। कई सारे हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर है वो ये भी चाहते थे कि भैया इंडिया को सोवियत यूनियन के साथ नहीं, यूएसए के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना चाहिए। तो आज भी अगर हम देखेंगे तो नॉन अलाइनमेंट जो है वो यहाँ पर आपको एप्लीकेबल देखने को मिलता है, और इस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा काम हो रहा है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में। जो भी की टर्म्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ये मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली आपके क्वेश्चंस का यहाँ पर आंसर करूंगा। बाकी आप में से जो भी स्टूडेंट अपने सीयूटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो भी इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, उनको जरूर एक्सेस करें और हमारे कोर्सेज में इनरोल करके आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल अलग नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकते हैं। अगर आपको कोर्सेज में डिस्काउंट वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो आप, ठीक है, मेरा ये कूपन कोड है बॉन्ड, इसे आप जरूर यूज करें। जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर अवेलेबल होगा वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप इस कोड को यूज करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि रेगुलर बेसिस में हम आपको इस तरीके के वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कशन करूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।